प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल ए टू जेड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लंबे समय अंतराल से हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। आज लंबे समय के बाद आप लोगों की विशेष डिमांड पर काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो इसीलिए हमें आना पड़ा और फिर से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि अब हम वीडियो बनाना बंद नहीं करेंगे, अब लगातार वीडियो डालते रहेंगे। देखिए, पिछला टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, जिसमें हमने दो टॉपिक यानी दो इफेक्ट हमने पढ़ाए थे। एक तो धातु के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव पढ़ाया था और दूसरा पढ़ाया था मिश्र धातु के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ये दो टॉपिक हमारे पूरे हो गए थे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, अर्धचालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, और फोर्थ है वैद्युत अपघट्यों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। इनको हमें और अध्ययन करना है। तो देखिए, नेक्स्ट थर्ड है अर्धचालकों के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। अर्धचालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर अर्धचालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव की बात करेंगे। अर्धचालकों में क्या होता है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि आवेश को ले जाने के लिए सहायक होते हैं, जो विद्युत धारा प्रवाहित करने में सहायता करते हैं, उनकी संख्या अर्धचालकों में पहले से ही बहुत कम होती है। अब अगर हम उसका ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण वहां से कुछ और इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं। कुछ और इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से निकलकर बाहर आ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, विद्युत चालन में और सहायता करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि अगर हम अर्धचालकों का ताप बढ़ाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण उनकी चालकता बढ़ जाएगी और प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध घट जाएगा। तो यही लिखना है। जब किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। जिससे क्या फर्क पड़ेगा, जिससे उसकी चालकता बढ़ जाती है। चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है, तथा प्रतिरोध व विशिष्ट प्रतिरोध घट जाते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। जब चालकता बढ़ जाएगी तो चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध घटता है तो विशिष्ट प्रतिरोध भी घट जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। फोर्थ, वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्यों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। अब बात आती है वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य ये क्या होते हैं, पहले तो ये जान लीजिएगा।
वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है जो सेल के अंदर एक विलयन भर दिया जाता है, चाहे वो किसी प्रकार के सेल होते हैं, लेक्लांसी सेल हैं चाहे डैनियल सेल हैं, उसके अंदर एक द्रव जैसा लिक्विड भरा रहता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत अपघट्य कह देते हैं। अब क्या होता है कि विद्युत अपघट्य में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो उनके आयनों के चलने के कारण में धारा बहती है। तो स्पष्ट है कि अगर मान लीजिए कि हम उसका ताप बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि उनको आयनों को चलने में सुगमता हो जाएगी, क्योंकि उनकी श्यानता घट जाएगी। अगर हम किसी विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर जैसे जल की श्यानता घट जाती है, इसी प्रकार से विद्युत अपघट्य की भी श्यानता घट जाएगी। और श्यानता का मतलब है वहाँ पर गाढ़ापन उसका कम हो जाएगा, जिससे आयनों को चलने में सुविधा हो जाएगी। और आयनों को चलने में सुविधा हो जाएगी तो उसकी चालकता आसानी से हो सकेगी, यानी विद्युत चालन आसानी से हो सकेगा, तो प्रतिरोध घट जाएगा। तो यही चीज लिखनी है हमें। वैद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाने पर उसकी श्यानता घट जाती है, जिससे उनके आयनों को चलने में सुगमता हो जाती है। अर्थात चालकता बढ़ जाती है। अर्थात चालकता बढ़ जाती है। चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालकता बढ़ जाती है। अब चालकता बढ़ गई, जैसे ऊपर देख रहे थे, चालकता बढ़ जाती है तो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध घट जाता है, तो यहाँ पर भी वही लिखना है। तथा उसका प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध घट जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। यानी टॉपिक था प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ये टॉपिक पूरा हो गया। इसके बाद में अब हम लेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और एक लेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो यानी दो प्रकार का संयोजन होता है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, वैसे तो हमारी ज़्यादा अच्छी राइटिंग नहीं है, लेकिन हमने नोट्स लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा जो लिख रहे हैं इससे थोड़ा साफ मिलेगा। तो नोट्स आप लोगों को, जैसा कि पीछे से आप जो छात्र पीछे से हमारी क्लास को फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि जिस दिन हम जितना वीडियो बनाते हैं उतना ही नोट्स नीचे लिंक में डाल देते हैं। वहाँ पर दो लिंक जुड़े रहते हैं, एक में लिखा होगा PDF नोट्स, तो वो वाला वीडियो जैसे ही उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और एक और लिंक रहता है नेक्स्ट वीडियो का, तो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही दबाएंगे तो अगले वीडियो पर पहुँच जाते हैं। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन दो प्रकार का है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि मानना कि तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। तो देखिए ये श्रेणी क्रम में है। ये हैं तीन प्रतिरोध हैं, एक तो है R1, एक है R2 और एक है R3।
और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। इनके साथ में एक बैटरी जोड़ दी गई है। बैटरी का सिंबल यही होता है, एक बड़ी लाइन खींच दो और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन हमेशा प्लस होती है, छोटी वाली लाइन माइनस होती है। और बड़ी वाली लाइन जो प्लस होती है हमेशा प्लस प्लेट से ही धारा निकलती है, तो इधर से धारा निकलेगी और वही धारा हर प्रतिरोध से होकर चली जाएगी और अंत में आकर वो एक अपना साइकिल पूरा कर लेगी और माइनस प्लेट में प्रवेश कर जाएगी। इसी प्रकार से धारा यूं बहती रहती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसमें बहने वाली धारा आई है। इसमें बहने वाली धारा कितनी है? आई है। रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है। तो प्रत्येक श्रेणी क्रम में क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान I ही होगा, क्योंकि जितनी धारा यहाँ से प्रवेश करेगी उतनी धारा इसमें से भी होकर निकलेगी, उतनी धारा इसमें से भी होकर निकलेगी और वही धारा बहती हुई वापस आ जाएगी। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम में ये याद रखिए कि धारा I जो होती है नियत रहती है। तो लिख भी देते हैं नीचे हम, धारा I नियत रहती है। ठीक है, अब वोल्टेज की बात करें तो देखिए V बराबर होता है IR। धारा तो इस सूत्र में अगर देखें धारा I तो नियत है, लेकिन प्रतिरोध R हर प्रतिरोध का बदल रहा है, जिसके कारण वोल्टेज भी बदल जाएगा। तो इस पर वोल्टेज मान लीजिए कि V1 है और इस पर वोल्टेज मान लीजिए कि V2 है और इस पर वोल्टेज मान लीजिए कि V3 है। तो तीनों प्रतिरोधों पर अलग अलग विभवांतर है, V1, V2 और V3, जबकि बैटरी द्वारा दिया गया कुल विभवांतर होगा V। ठीक है, तो ये विभवांतर V जो है यही 3 भागों में बट जाता है। यानी क्या होगा? विभवांतर V बराबर क्या होगा फिर? V1 प्लस V2 और प्लस V3। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनके मान रख दीजिएगा। V बराबर होता है IR, यानी V1 का मतलब है पहले प्रतिरोध पर विभवांतर। तो पहले प्रतिरोध पर विभवांतर बराबर क्या होगा? सूत्र होता है ओम के नियम से, यानी V बराबर IR। V बराबर IR, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो पहले प्रतिरोध पर विभवांतर V1 बराबर होगा पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा गुणा इसी का रेजिस्टेंस, यानी V बराबर IR। तो पहले वाले में धारा होगी I और रेजिस्टेंस होगा R1। दूसरा यानी V2 विभवांतर है प्रतिरोध R2 पर, तो V2 का मान कितना होगा? V बराबर IR, यानी इसमें बहने वाली धारा गुणा इसका रेजिस्टेंस। धारा इसमें भी कितनी होगी? पीछे से धारा I आ रही है, तो इसमें भी धारा I ही आएगी। अतः धारा हो जाएगी I, लेकिन रेजिस्टेंस होगा R2। इसी प्रकार से धारा तीसरे रेजिस्टेंस की बात करें, धारा होगी I लेकिन रेजिस्टेंस होगा R3। ठीक है, तो इतना हो गया। तो अब यदि हम I को कॉमन लेकर और इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा फिर V बराबर I कॉमन और R1 प्लस R2 और प्लस R3। I को नीचे ले आए यानी बाएं पक्ष में ले आए, तो ये हो जाएगा V बट्टे I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यहाँ पर ये क्या निकल के आया। बायां पक्ष अगर देखें तो V का मतलब है यहाँ पर टोटल लगाया गया विभवांतर। V का मतलब क्या है? यहाँ पर टोटल लगाया गया विभवांतर। और I क्या है? टोटल धारा। तो टोटल विभवांतर बटे टोटल धारा बराबर होगा टोटल रेजिस्टेंस, या कह दें तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध। तो यहाँ पर कहेंगे यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो तो V बटे I बराबर होगा R। यही मान यहाँ रख देते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सूत्र निकल आता है। अब ये सूत्र निकला है, इसका क्या अर्थ है? इसे सूत्र को ही हम शब्दों में लिख देते हैं। यानी यहाँ पर हमने चित्र में ये लिया था कि माना कि R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो परिणामी कितना आया? उनके योग के बराबर। तो यही चीज हम लिख देंगे इस प्रकार, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध
तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये निष्कर्ष निकल के आया। और यहाँ पर ये भी निष्कर्ष निकल के आता है कि जो परिणामी प्रतिरोध होता है किसी भी बड़े से बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। यानी परिणामी प्रतिरोध जो R होगा वो कितना होगा? अलग अलग कोई भी प्रतिरोध हो जो बड़ा से बड़ा प्रतिरोध हो उससे भी बड़ा होता है। चाहे तो नोट करके लिख दीजिए, या हमने विशेषताओं के रूप में इसमें लिख के दिया हुआ है नोट्स पर। ठीक है, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। तो ये हुआ प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। इसमें आपको थोड़ा सा ऊपर लैंग्वेज और लिखनी चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये कुछ अटपटा सा लगता है। तो थोड़ा सा ऊपर लैंग्वेज और लिख देनी चाहिए। लैंग्वेज में क्या है कि इस चित्र का ही वर्णन कर देना चाहिए थोड़ा सा। मान लीजिए इसमें क्या लिख देंगे, जैसे लिख देंगे माना 3 प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में चित्र के अनुसार जुड़े हुए हैं और उन पर एक V वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। तो यही लिख देते हैं, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसके संयोजन पर V वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। ठीक, इस तरह से थोड़ी सी लैंग्वेज जोड़ देते हैं तो डेरिवेशन थोड़ा सा अच्छा लगता है, लिख देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा देखिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा होगा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। नेक्स्ट हेडिंग यहां पर डालते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक, देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे हमारे घरों की जो वायरिंग होती है वो सभी समांतर क्रम में ही होती है। जैसे उदाहरण के लिए समझाने के लिए हम क्या करते हैं, पोल से 2 तार लेके आते हैं और यहाँ पर 1-2 खूंटियां हमने अपने घर में गाड़ रखी हैं, खूंटियां लगा रखी हैं और तार को लाए और एक तार को हमने पहली खूंटी से जोड़ दिया और दूसरे तार को हमने दूसरी खूंटी से जोड़ दिया। अब हमें मान लीजिए एक बल्ब जलाना है, ये लो बल्ब हो गया, बल्ब जलाना था। तो बल्ब जलाने के लिए हम क्या करेंगे, बल्ब का एक तार लेंगे, एक खूंटी जोड़ देंगे, दूसरा तार लेंगे, दूसरी खूंटी जोड़ देंगे, बल्ब जलने लगेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हमें कोई हीटर जलाना है, यही हीटर है, ये हीटर है, कॉइल मैंने बना दी। अब इसको चलाना है तो क्या करेंगे, एक तार ले जाएंगे और एक खूंटी जोड़ देंगे, दूसरा तार ले जाएंगे, दूसरी खूंटी से जोड़ देंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हमें पंखा चलाना है, ये लो पंखा बन गया, इसको भी चलाना है तो क्या करेंगे, इसके 2 तार निकलेंगे, एक तार को ले जाएंगे, एक खूंटी जोड़ देंगे और दूसरे तार को ले जाएंगे, दूसरी खूंटी जोड़ देंगे। तो घरों में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है, यही वायरिंग जैसा कि हम दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेम बिंदुओं के बीच जैसे हमने यहाँ पर 2 बिंदु लिए थे, एक खूंटी यानी पहला बिंदु हो गया, दूसरी खूंटी दूसरा बिंदु हो गया। तो यानी एक सिरा सबका हमने जोड़ दिया एक खूंटी से और दूसरा सिरा सबका जोड़ दिया, या कहें दूसरा तार सबका जोड़ दिया दूसरी खूंटी से।
तो ये समांतर क्रम हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि 3 प्रतिरोध हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है, 2 भी ले सकते हैं। कोई रटी हुई भाषा नहीं होनी चाहिए, फिजिक्स में कोई रटने की चीज होती नहीं है, सब कुछ समझने की होती है। तो हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोध ले लिए हैं और इनको क्या किया है कि सेम खूंटियों के बीच में जोड़ दिया है। देखो, एक खूंटी ये है और दूसरी खूंटी ये है, ठीक है। दो खूंटियों के बीच में पहला प्रतिरोध है, मान लो कि R1। इस प्रतिरोध का एक सिरा एक खूंटी से, दूसरा सिरा दूसरी खूंटी से। ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध का एक सिरा पहली खूंटी से और दूसरा सिरा दूसरी खूंटी से, और ऐसे ही तीसरा प्रतिरोध, यानी R1, R2 और ये R3, ठीक है। जैसा कि ऊपर कनेक्शन था वैसा ही ये भी कनेक्शन है, अतः ये समांतर क्रम में हो गए। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं। लो जी, ये एक बैटरी जुड़ गई। बड़ी वाली प्लेट हमने बताई थी प्लस होती है और छोटी वाली प्लेट माइनस होती है। बड़ी वाली प्लेट जो प्लस होती है वहीं से धारा निकलती है। धारा मान लीजिए कि I निकली और यहाँ तक I धारा जाएगी, लेकिन यहाँ पर 3 भागों में बट जाएगी। पहले तार में मान लीजिए कि I1 धारा बह रही है, दूसरे में I2 धारा बह रही है, तो तीसरे प्रतिरोध में I3 धारा बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पर धारा जो है बट गई, और जबकि पिछले वाले डेरिवेशन में जिसमें हमने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लिया था, वहां पर विभव बटा था, विभवांतर बटा था, यानी V बराबर हुआ था V1 + V2 + V3, और यहाँ पर धारा I बराबर हो गई, 3 जगह बट गई। पहले वाले डेरिवेशन में हमने वहां पर बताया था सब में धारा कॉमन थी, लेकिन यहाँ पर विभव समान होगा। जैसा कि ऊपर जो चित्र बना हुआ है, मान लीजिए कि 250 वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहे थे, पोल से जो 2 तार आए, ये 2 तार आए थे, और 250 वोल्टेज प्राप्त हो रहे थे, ठीक है। तो क्या होगा कि 250 वोल्ट ही इस बल्ब को मिलेंगे, 250 वोल्ट ही हीटर को मिलेंगे, और 250 वोल्ट ही हमारा जो पंखा है पंखे को भी मिलेंगे। यानी जितने उपकरण लगे होंगे सब में समान वोल्टेज मिलता था। तो यहाँ पर समांतर क्रम में क्या चीज समान रहेगी, विभव समान रहता है, क्योंकि यानी ये V वोल्ट की बैटरी है, ये V वोल्ट की बैटरी है, तो पहले प्रतिरोध पर रेजिस्टेंस पर यानी विभव कितना होगा, विभवांतर कितना होगा, V होगा, दूसरे पर भी V होगा और तीसरे पर भी V होगा। लेकिन धारा I जो है 3 जगह बट गई है, धारा I क्या हुई, 3 जगह बट गई। यानी धारा I बराबर, सीधा सीधा हम पहले डेरिवेशन कर देते हैं, बाद में लैंग्वेज को थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो धारा I बराबर क्या हुआ, I1 प्लस धारा I2 प्लस धारा I3, ठीक है। चाहे इसे किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम भी कह सकते हैं, यानी संधि का नियम होता है, संधि पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आने वाली धारा तो है I, लेकिन जाने वाली धाराएं 3 हैं, I1, I2 और I3, अतः आने वाली धारा I का मान जाने वाली धाराओं I1 + I2 + I3 के बराबर होगा। तो हमने वही यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ओम का नियम फिर से वही, V बराबर होता है IR, और यदि हम I की बात करें तो I बराबर हो जाएगा V/R, ठीक है। तो हम अब I1 की बात कर रहे हैं, I1 का मान क्या होगा, अगर हम यहाँ पर I1 कर दें तो रेजिस्टेंस भी R1 हो जाएगा, यानी I1 धारा बह रही है वो R1 में बह रही है, और V सबके लिए समान है। तो यहाँ पर I1 बराबर क्या हुआ, V/R1 प्लस ऐसे ही I2 धारा बह रही है, I2 धारा बह रही है R2 रेजिस्टेंस में, तो V/R2 और प्लस V/R3, ठीक है। ये धारा I, इन सब में अगर देखें तो V कॉमन है, तो धारा I बराबर V, यहाँ पर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, ठीक है। तो अलग अलग हो जाएंगे। ये V को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा, देखो I/V बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाएगा। और यहाँ पर फार्मूला लें, अगर हम I/V का मान निकालें, यहाँ से ही निकाल लीजिए, यहाँ से
आई बटे वी का मान आई बटे वी निकालें तो वी नीचे आ जाएगा, यानी आई बटे वी बराबर क्या आएगा 1/r। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि परिणामी धारा आई बटे परिणामी वोल्टेज वी बराबर क्या आएगा, आई बटे वी बराबर क्या होगा 1/r, यानी आर यहाँ पर परिणामी प्रतिरोध होगा फिर, क्योंकि आई परिणामी धारा है, वी परिणामी विभवांतर है, तो 1/r जो हुआ परिणामी प्रतिरोध हुआ, यानी आर यहाँ पर परिणामी प्रतिरोध हुआ। तो यहाँ पर लिख भी देंगे, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो I बटे V बराबर आएगा 1/r। तो यही मान रख देंगे, इसलिए अब आ गया 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये फार्मूला निकल कर आया। तो ये फार्मूला निकल कर आया समांतर क्रम संयोजन का। अब यहाँ पर देखिए क्या निकल के आ रहा है इसका, इसे शब्दों में कहेंगे तो किस प्रकार से कहेंगे, अलग अलग प्रतिरोध थे R1 R2 R3 और परिणामी प्रतिरोध निकला 1/r। तो यानी समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर, यानी पहले क्या किया व्युत्क्रम किए सबके, फिर उनका योग किया। तो यहाँ पर निकल के आएगा इस प्रकार, समांतर क्रम संयोजन में क्या निकलता है, परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन की जो विशेषता रही वो क्या है, एक तो यह है कि विभव V कांस्टेंट रहता है, V क्या रहेगा नियत रहेगा, एक चीज ये याद रखनी है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अगर हम परिणामी प्रतिरोध निकालेंगे तो जो सबसे छोटा वाला प्रतिरोध होगा उससे भी कम आएगा। तो क्या निकल के आएगी विशेषता, जो परिणामी प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, परिणामी प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी सबसे छोटे प्रतिरोध से कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया इस प्रकार से। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम यहां पर लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा, अब वैद्युत ऊर्जा क्या होती है समझ लीजिए। जैसे कोई परपथ है, जैसे ऊपर वाले कोई सा भी परपथ ले लीजिए, ये परपथ बने हुए हैं, तो इस परपथ में धारा को नियमित बनाए रखने के लिए बैटरी द्वारा कुछ ऊर्जा दी जाती है, तो उसी को हम विद्युत ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी परिपथ में विद्युत धारा के लगातार प्रवाह बनाए रखने के लिए बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा कहलाती है, यही परिभाषा है। किसी परिपथ में
विद्युत धारा के प्रवाह को नियमित बनाए रखने के लिए सेल द्वारा कह दीजिए या स्रोत द्वारा कह दीजिए, एक ही बात है। सेल द्वारा दी गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये कहलाती है। अब देखिए, ये हम मान लें कि यदि किसी चालक पर V वोल्ट विभवांतर लगाकर Q आवेश प्रवाहित किया जाए तो बैटरी द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दें इसी बात को, यदि V वोल्ट विभवांतर द्वारा परिपथ में Q आवेश प्रवाहित किया जाए तो स्रोत द्वारा किया गया कार्य ये कार्य निकालना है। तो पीछे हम विभव की परिभाषा पढ़ चुके हैं और विभव का सूत्र भी पढ़ा था, V बराबर था W/Q। यहाँ पर Q0 लिख दिया था। अगर हम कार्य निकालेंगे, वर्क निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, W बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा ये V/Q। ठीक है, तो यही किया गया कार्य भी होता है, यानी जो ऊर्जा होती है वही किया गया कार्य है। तो W बराबर किया गया कार्य, W बराबर होगा VQ। कितना हो जाएगा, VQ। अब देखिए, जो Q बराबर होता है वो IT होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो W बराबर V और Q बराबर IT। तो ये भी ऊर्जा का ही सूत्र है और ये भी ऊर्जा का ही सूत्र है, यानी W बराबर VQ भी होता है, W बराबर VIT होती है और V बराबर IR भी होता है ओम के नियम से। तो यहाँ पर रख दीजिए, अब W बराबर V की जगह IR इंटू IT, कुल मिलाकर हो जाएगा W बराबर I² RT। तो किए गए कार्य का ये भी सूत्र होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, I का अगर हम मान रख दें यहाँ पर तो क्या होगा, देखिए यह हम रख दें I बराबर V/R, तब क्या हो जाएगा W बराबर, देखिए फार्मूला हमारा है I² RT, इसमें मान रखिएगा I का मान है V/R, तो V²/R² इंटू RT, तो एक R से R कट गया और W बराबर हो गया V²/RT। तो ये सभी ऊर्जा के सूत्र हैं और इन सब का मात्रक जूल है। क्या है, जूल। तो W बराबर क्या क्या निकले, W बराबर निकला एक VQ, एक निकला VIT, एक निकला I² RT, एक निकला V²/R इंटू T। ये सभी वैद्युत ऊर्जा के सूत्र हैं जो कि हमारा टॉपिक था। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं वैद्युत शक्ति। ठीक है, वैद्युत शक्ति। अब देखिए, वैसे तो देखने में ऐसे लगता है जैसे वैद्युत शक्ति है या वैद्युत ऊर्जा है,
एक जैसी ही भौतिक राशियां हैं, लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग हैं और बहुत बड़ा अंतर है। वैद्युत ऊर्जा का तो मतलब ये होता है कि हम टोटल कितना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे हम एक व्यक्ति, यानी इस तरह से कह सकते हैं, एक एनर्जेटिक व्यक्ति है और एक कमज़ोर व्यक्ति है। दोनों ही एक ट्रॉली को खाली कर सकते हैं। एक जो कमज़ोर व्यक्ति है वो उस ट्रॉली को मान लीजिए कि 4 घंटे में खाली कर पाता है, और एक दूसरा व्यक्ति जो कि स्ट्रॉन्ग है वो 2 घंटे में ही ट्रॉली को खाली कर देता है। तो दोनों ने बराबर ही कार्य किया, दोनों ने बराबर ऊर्जा खर्च की, लेकिन शक्ति उसकी ज़्यादा है जो कम समय में ज़्यादा कार्य कर देता है, या कम समय में ही उतना ही कार्य कर देता है। जैसे 2 घंटे में जिसने ट्रॉली खर्च पूरी की पूरी खाली कर दी और एक ने 4 घंटे में ट्रॉली को खाली किया, तो जो 2 घंटे में ट्रॉली को खाली करता है उसकी शक्ति ज़्यादा है, उसके अंदर शक्ति ज़्यादा है, लेकिन कार्य दोनों ने बराबर ही किया है। तो कार्य करने की जो दर होती है उसी को शक्ति कहते हैं। यही सिंपल सी परिभाषा है। यानी किसी कर्ता द्वारा या किसी मशीन द्वारा कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर को ही शक्ति, उस कर्ता की या उस मशीन की शक्ति कहते हैं। क्या होता है यहाँ? लेकिन यहाँ पर चूंकि बात हो रही है वैद्युत शक्ति की बात हो रही है, तो किसी परिपथ में, यहाँ पर जो है व्यक्ति की जगह पर परिपथ की बात कह देंगे। किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को ही क्या कहते हैं? उस वैद्युत परिपथ की शक्ति कहते हैं। परिपथ कह दो या कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस हो सकती है। किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को, व्यय होने की दर को अरे क्या लिख दिया हमने? उस परिपथ की शक्ति कहते हैं। P से इसको प्रदर्शित कर देते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी फार्मूले हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो P बराबर हो गया W/T। कार्य करने की दर, दर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? समय से भाग देना होता है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए, शक्ति का मात्रक होगा कार्य बटे समय, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड। क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड। इसी को वाट भी कह देते हैं, या इसको कह देते हैं हम वाट। इसको क्या कह देते हैं? वाट। तो एक तो सीधा सीधा यही फार्मूला हो गया, P बराबर W/T। लेकिन इसके अतिरिक्त जो ऊपर फार्मूले हमने निकाले थे कार्य के, यानी या कहें कि वैद्युत ऊर्जा के, W बराबर ये निकाले थे, इन सब में अगर हम T से भाग देते हैं, देखिए W/T है तो W में T से भाग दे दें, यानी W के ये सारे मान हैं, इन सब में अगर T से भाग दे दें तो यही फिर पावर के फार्मूले बन जाएंगे, यानी P के फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, या कहेंगे W का ये मान है, यानी इतने सारे मान हैं, यही सारे मान उठाकर यहाँ रख दीजिए W के, तो वो सब P के फार्मूले बन जाएंगे। इसलिए P बराबर क्या निकलेगा? P बराबर W का मान देखिए, इसे पहले वाले को छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए VIT है, तो W का मान कितना है? W का मान है VIT, यहाँ रख दिए VIT। T से T कट जाएगा, क्या बचेगा? VI बचेगा, तो VI बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर I²RT है और T से फिर T कट जाएगा, तो कितना बचेगा? I²R और बचेगा V²/R। तो ये भी शक्ति के फार्मूले हैं, इतने वाट होगा। ठीक है, अब देखिए वैद्युत शक्ति का मात्रक एक तो हमने वाट बता ही दिया, लेकिन वाट जो होता है बहुत ही छोटा मात्रक है। इसके अन्य बड़े मात्रक और भी होते हैं, जैसे किलोवाट है, मेगावाट है, अश्व शक्ति है, वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं।
तो अन्य बड़े मात्रक, यानी शक्ति के अन्य बड़े मात्रक भी हैं। अन्य बड़े मात्रक कौन कौन से हैं? अन्य बड़े मात्रक हैं जैसे 1 किलोवाट, किलोवाट 1 किलोवाट, यानी किलोवाट को लिख देंगे KW, बराबर कितना होता है? 10⁻³ वाट, या कहते हैं W। 1 किलोवाट, 1 मेगावाट, मेगावाट को लिख देते हैं कैपिटल MW से, इसका मान होता है 10⁻6 वाट, यानी W। और एक होता है अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्स पावर, इसलिए इसको डिनोट कर देते हैं HP से, जो कि होता है 746 वाट, है ना। देखिए अक्सर इस मात्रक का यूज किया जाता है। जैसे विद्युत मोटर होती है तो वो तो किलोवाट में होती है ना, कितने किलोवाट का है हमारा मोटर, कितने किलोवाट का है, या फिर अश्व शक्ति में आता है HP में। जैसे कह देते हैं कि हमारा मोटर जो है 1 हॉर्स पावर का है, 2 हॉर्स पावर का है ना। विद्युत मोटर जो रहती हैं या समर वगैरह रहती हैं वो HP में ही रहती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है हमारा किलोवाट घंटा या यूनिट कहते हैं इसको। पेज पलट देते हैं, आगे पहुंच जाते हैं। किलोवाट घंटा या यूनिट, किलोवाट घंटा, इसे KWH कह देते हैं, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या होता है? देखिए वैसे तो ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है, लेकिन व्यवहार में जूल ऊर्जा कम यूज होता है। घरों में जैसे हमारी बिजली की खर्च की नापी जाती है वो यूनिटों में नापी जाती है, तो किलोवाट घंटा वही यूनिट है। इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या केवल यूनिट कह देते हैं। जैसे हम लोग अपने घरों की बिजली का खर्च देखते हैं तो कहते हैं कि हमारे घर में इस महीने 100 यूनिट का बिजली खर्च हुआ है, 200 यूनिट बिजली खर्च हुई है। तो इस प्रकार से जो जितने यूनिट खर्च होती है वही किलोवाट घंटा कहलाता है। किलोवाट घंटा को यूनिट कहते हैं। यानी ऊर्जा का वास्तव में मात्रक तो जूल है, लेकिन ये किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का मात्रक है। ये बहुविकल्पी प्रश्नों में जीके में भी पूछ लिया जाता है कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो इसको देखने में ऐसा लगेगा कि चूंकि बाद में घंटा आया है तो ये समय का मात्रक होगा, है ना। जिस तरह से प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, लेकिन प्रकाश वर्ष कह दिया ना तो वर्ष की वजह से हमें ऐसा लगता है जैसे समय का मात्रक होगा, लेकिन वो समय का मात्रक नहीं होता है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। इसी प्रकार से किलोवाट घंटा, घंटा लगते ही जैसे लग रहा है कि जो समय का मात्रक होगा, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है बल्कि ऊर्जा का मात्रक है। तो क्या कहेंगे? यह ऊर्जा का मात्रक है। चूंकि जूल ऊर्जा का छोटा मात्रक है, छोटा मात्रक है, जो व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है। अतः व्यवहार में विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा प्रयुक्त किया जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं?
बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या केवल यूनिट भी कह देते हैं। किसको क्या कहते हैं? केवल यूनिट। अब 1 किलोवाट घंटा का मान कितना निकलेगा वो भी निकाल दीजिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर होगा, 1 किलोवाट में होते हैं 1000, 1 किलोवाट घंटा है ना, तो 1 किलोवाट में होंगे 1000 वाट गुणा घंटा। घंटा का मतलब होता है 3600 सेकेंड। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। इसे और आगे ले जाइए तो ये हो जाएगा, देखो 3600 पर 3 जीरो और 3600 पर 3 जीरो और ये हो गया वाट इंटू सेकेंड। ठीक है, वाट इंटू सेकेंड ये जूल होता है। और यहाँ पर अगर हम 10 की घात के रूप में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, फिर होगा यानी 3.6 गुणा 10 पे घात, कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद लगा है, तो 10 पे घात हो गया 6। और वाट इंटू सेकेंड ये होता है जूल। तो 1 kWh यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 पे घात 6 जूल, ये होता है। अब देखिए, किसी परपथ में व्यय ऊर्जा निकालते किस फार्मूले से हैं, वो फार्मूला भी निकाल कर दिखाते हैं। किसी परपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर होती है विद्युत शक्ति गुणा समय। विद्युत शक्ति गुणा समय। अब विद्युत शक्ति क्या होती है ये तो समझ में आ गया होगा, यानी फार्मूला था हमारा P बराबर W/T, और W बराबर निकालेंगे तो P इंटू टी। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं W यानी व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होगा? P इंटू टी यानी शक्ति गुणा समय। तो वो यहाँ पर लिखा है विद्युत शक्ति गुणा समय। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है VI वाट में इंटू समय T, ये मान लीजिए कि हमने घंटे में लिया है, तो ये हो जाएगा। अब देखो BIT वाट इंटू घंटा। ठीक है, वाट को अगर हम किलोवाट में बदलें तो 1000 से भाग लग जाएगा। VIT बटे 1000, VIT बटे 1000, अब वाट की जगह अब हो गया ये किलोवाट इंटू घंटा। और किलोवाट इंटू घंटा क्या हो जाता है? यूनिट हो जाते हैं, इसलिए यूनिट संख्या बराबर क्या हुई? किलोवाट घंटा कोई मैंने बताया था यूनिट हो जाता है, तो यूनिट संख्या बराबर फार्मूला क्या निकलेगा? यूनिट संख्या बराबर V का मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे बटे 1000, ये फार्मूला हो जाता है। और वोल्ट इंटू एम्पियर होता है वैसे वाट इंटू घंटा और बटे 1000, यूनिट संख्या। ये हो जाता है। अब देखिए, इस फार्मूले से हम सीधे सीधे खर्च हुई यूनिटों की संख्या निकाल सकते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे हम उदाहरण लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल भी देते हैं।
मान लीजिए कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों के सामने जो रात में बल्ब लगा रहता है, गली में लगा देते हैं और वो अक्सर जो है लोग बंद कर देते हैं ये मानकर कि बिजली बहुत खर्च हो जाएगी हमारी। तो आप लोगों को ये कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि कितने यूनिट आप बिजली खर्च कर लेते हो। ज़्यादातर सीएफएल होती हैं या अब तो एलईडी बल्ब आ गई। तो एलईडी बल्ब 8 वाट या 10 वाट के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वाट का लोग यूज़ करते हैं। तो वाट है, मान लीजिए कि 10 वाट का है बल्ब, घंटा रोज़ 10 घंटे ही रात में जला रहे हैं आप, ठीक है? और ऐसा 1 महीने तक करते हैं, यानी 30 दिन तक करते हैं। तो 30 का गुणा कर देंगे बटे 1000, ठीक है? यानी वाट कितने, 10 वाट की आपकी एलईडी बल्ब है, कितने घंटे रोज़ जला रहे हैं? 10 घंटे, यानी घंटा हो गए 10 घंटे रोज़, और ऐसे हम 30 दिन तक जला रहे हैं, यानी 1 महीने का बिल निकालेंगे बटे 1000। तो तीनों जीरो, ये तीनों जीरो से कट गए और बराबर आ गई 3 यूनिट। अब 3 यूनिट का मतलब क्या हुआ, अब हिसाब लगा लीजिए। अगर आपके घर में जो बिजली खर्च हो रही है उसका बिल अगर 6 रुपया यूनिट आ रहा है तो 6 तियाँ 18, 3 गुणा 6 बराबर 18, 18 रुपया की बिजली खर्च होगी पूरे महीने में। अगर आप लोग अपनी अपनी गलियों में रोशनी करेंगे तो 18 रुपया महीने खर्च करेंगे, बस इतना ही। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि जाने कितना बड़ा हम भारी नुकसान कर लेते हैं। इसी प्रकार से और देखिए भौतिक विज्ञान पढ़ने का उद्देश्य यही होता है कि उसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करें और उससे कुछ लाभ कमाएं। इसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि लोग घरों में, अपने घरों में घर पर प्रेस नहीं करते, कपड़ों पर इस्त्री नहीं करते। ये कहते हैं कि प्रेस चलाने से बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है ना, बिल ज़्यादा आएगा। तो हम बता देते हैं, देखिए कितना खर्च होता है। मान लीजिए कि आपने 1000 वाट की, यानी जो आपकी जो प्रेस होती है, इस्त्री होती है, 1000 वाट की ज़्यादातर होती है। तो वाट हो गया 1000, ठीक है। फिर मान लीजिए कि हमने 1 घंटे तक प्रेस की, घंटे की जगह 1 आ गया बटे 1000 बराबर आ गया 1 यूनिट। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम अपनी प्रेस को, इस्त्री को 1 घंटे तक चलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगी, और 1 यूनिट का मतलब हो गया 6 रुपया। 6 रुपये की 1 घंटे में 6 रुपये की बिजली केवल विद्युत ऊर्जा केवल खर्च करते हैं। और 6 रुपये में, यानी 1 घंटे में हम कितने कपड़े प्रेस कर देंगे? कम से कम 4-5 ड्रेस तो कर ही लेंगे। और मार्केट में 4-5 ड्रेस का क्या पैसा खर्च होगा ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। इससे ये क्लियर हो गया है कि घरों पर हम जो प्रेस करते हैं वो सस्ती पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है कि हमने यहाँ पर ये कह दिया कि 1000 वाट की हमारी इस्त्री है और उसे हमने 1 घंटे तक इस्तेमाल किया है, लेकिन उसमें अभी वो कट लगा रहता है, आधा टाइम तक तो कट ही लगा रहता है, ठीक है। तो ये मानिए कि 1 घंटा नहीं बल्कि 1000 वाट की जो इस्त्री है वो 2 घंटे तक चलेगी, क्योंकि 2 घंटे में भी वो 2 घंटे चलाने पर वो 1 घंटा ही उसका एलिमेंट जलेगा, एलिमेंट उसका हीट होगा, ठीक है। 2 घंटे चलाओगे तो 1 घंटा एलिमेंट हीट होगा, तब वो 1 यूनिट खर्च कर पाएगा। ये बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यानी जो प्रेस हम लोग यूज करते हैं घरों में, आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही वो हीट हो जाता है तो अपने आप कट मार जाता है, तो आधे समय तक तो कट ही बना रहेगा। ये 2 घंटे चलाएंगे तो 1 घंटा वो कट उसका लगा रहेगा और 1 घंटा वो हीटर जो है काम करेगा। तो 2 घंटे में फिर कितनी प्रेस कर देंगे? 2 घंटे में कम से कम 10 ड्रेस हम प्रेस कर सकते हैं, और 10 ड्रेस का खर्च कम से कम 200 रुपया हुआ, और 200 रुपया वहां पर हम दे के आ जाएंगे, और यहाँ पर खर्च हो रही है विद्युत ऊर्जा हमारी मात्र 6 रुपए की, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर यहीं पर हम खत्म करते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि आज लंबे समय अंतराल के बाद हमने ये वीडियो बनाया है। अब आगे हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। और नीचे लिंक में PDF नोट्स, 2 लिंक हम देते हैं, एक होता है PDF नोट्स। PDF नोट्स को जैसे ही दबाएंगे तो वहाँ पर PDF जो हमने आज पढ़ाया है, ये सारे नोट्स आपको PDF फॉर्म में प्राप्त हो जाएंगे। उन्हें चाहो तो आप लोग प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए या उनको देख देख कर कॉपी पर लिख लीजिए। और दूसरा हमारा लिंक रहता है
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा जो लिंक रहता है वो होता है नेक्स्ट वीडियो। उसको जैसे ही दबाएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इस टॉपिक के बाद हमने कौन सा वीडियो में पढ़ाया, क्या चीज़ पढ़ाया है, वो चीज़ आपके सामने निकल कर आ जाती है। 2 लिंक दिए जाते हैं। तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को हमारे को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।